नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 12 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज़ है जो आज डिस्कस करने लायक है हमारा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, कौन सा आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इस पेज में एक आर्टिकल जो है, यह आर्टिकल है कि गलती से पाकिस्तान का ना बाउंड्री पार करके आया था हमारा मिसाइल। ठीक है, तो एक सबसे अच्छी संदेश है ना, पाकिस्तान भारत ने तुरंत इसके लिए तकनीकी गड़बड़ी बताया और तकनीकी खराबी बताया, और उसके बाद साथ साथ हमने इनसे मतलब कि एक गलती भी मानी कि गलती खेद जताई कि ये गलती से चला गया था। उसके बाद इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के आदेश दी गई है कि ऐसी गलती हुई क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमारा सीज़ फायर हुआ है, तो उसमें ये है कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल इशू हो सकता है क्योंकि एक्चुअली मिसाइल है, मशीन है। आप यदि परीक्षण के लिए भी जाते हो, ट्रेनिंग में भी जाते हो, तो हो सकता है कि कुछ मिसमैच के वजह से ऐसा काम हो गया था, तो जिस कारण से भारत ने इसके लिए माफ़ी भी मांग ली थी। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन कि आप चीज़ें दिखा सकते हो कि आपसे यदि गलती भी होता है ना, यदि आप माफ़ी मांग लेते सामने आके, तो एक सबसे बड़ी चीज़ें होती है। तो ये आप एथिक्स से आप लिंक कर सकते हो इसको। ओके, जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड ये होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अरे हो गया मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं माफ़ी मांगूंगा तो पाकिस्तान से मैं नीचा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपकी इंसानियत और आपकी एक बिहेवियर जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये बताता है कि रूस यदि नाटो में सीधा हमला करता है, सीधा टकराव करेगा, तो तृतीय विश्व युद्ध होने की कयास जताई जा रही है। तो ये जो बताया गया है, ये जॉर्ज बाइडेन के द्वारा बताया गया है। बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दिया, तो इसके लिए हमें कुछ उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमला होगा, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा, तब देखा जाएगा। अभी हुआ नहीं है ना, तो हमें ये स्टेटमेंट देख के भी कोई लाभ होने वाला है नहीं। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। आज ना बहुत खास आर्टिकल नहीं था, क्योंकि क्या है ना कि इसमें अभी पॉलिटिक्स में चुनाव जीता गया, तो उसमें ही बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल जो है, वो आर्टिकल है ये वाला। ठीक है, कि अपराध को रोकने के लिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका डाटा को यूज़ करने की ज़रूरत बताई गई है। ये किसके द्वारा बताया गया? अमित शाह जी के द्वारा। ये हमारे माननीय गृह मंत्री है। ठीक है, तो इस न्यूज़ के अंदर इन्होंने उसके स्थापना दिवस पे स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने बोला हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये हमें देखने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में किया गया था। ये जो है भारतीय पुलिस में कानूनी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लाने के लिए, और पुलिस की जो तंत्र है उसको टेक्नोलॉजी मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी और समाधान और आपराधिक गुप्त जो सूचना है उसको प्रदान करने के मकसद से, इसका जो उद्देश्य है, ये यही उद्देश्य है। इसके मकसद से इसको पूरा किया गया था, इसको स्थापना की गई थी। ये राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा भी इसके लिए सिफारिश किया गया था, और गृह मंत्रालय के जो कार्यबल है उन्होंने भी 1985 में इसके लिए स्थापित करने के लिए सिफारिश दिए थे। उसके बाद है एनसीआरबी जो है ना, वो वैश्विक आंकड़ा जारी करता है, जिसको अमित शाह बोल रहे थे कि इसी को हमें डाटा का यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। राइट, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। ये सारा पॉलिटिक्स वाला है, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो हम स्किप ही करके चलेंगे। आज एक आर्टिकल ये है कि निर्मला सीतारमण जी है, ये संबोधित कर रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने बोला कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो 2030 तक डिजिटल इकोनॉमी मतलब डिजिटलीकरण का जो योगदान है वो 800 करोड़ अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 800 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था पड़ रही है, आप देखोगे कि अभी इंसान के पास क्या चाहिए, एक फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए। कुछ भी करता हो, कोई भी पैसा हो उसका, उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन उनके पास एक फ़ोन तो ज़रूर होता है। राइट, तो इससे संबंधित ये आर्टिकल था कि ये बता रहे थे कि हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है, ये आने वाले समय में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी योगदान होने जा रही है। ठीक है, आप ही सोचो कि 5 महीना पहले या 5 साल पहले आपके पास कोई फ़ोन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज आपके पास फ़ोन है। तो आपके पास यदि फ़ोन है तो आप डिजिटली रूप से कितना काम कर पाते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू क्या कर पाते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन से कपड़ा मंगा पाते हैं, आप सारी चीज़ें मंगा पाते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन पे कर पाते हैं,
ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आप टिकट काटवाते हैं। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारे लिए एक मूलभूत आवश्यकता, मतलब बेसिक नीड हो चुकी है ये इंटरनेट, ठीक है, बेसिक नीड हो चुकी है। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए यही चीज़ें जताई जा रही है कि हमारा इकोनॉमी इतना तक बढ़ने की चांस जताई जा रही है, राइट। इसके द्वारा कुछ चीज़ में आंकड़ा दिया जाता है कि आप देख सकते हो, आंकड़े में ये है कि यहाँ पे 2020 तक क्या था, इसका 85 से लेकर 90 अरब डॉलर तक ये आंकी गई थी, ठीक है, और 2030 तक इसको 800 डॉलर तक पहुंचा जाए। उसके बाद आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो होता है 28% कहाँ आया है, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में आया है, ठीक है। पेमेंट सिस्टम में कितना आया है, 27% आया है। 16% कहाँ पे, कर्ज देने वाला। देख रहे हो आप, धनी ऐप, ये ऐप कितना आसानी से आपको कर्ज देने के लिए आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आई है, ये है डिजिटल इकोनॉमी के लिए। अब एक ये हमारा जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उनका कहना है कि ये जो यूक्रेन और रसिया की जो इशू चल रही है, उससे हमारे जीडीपी में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आकला करना अभी बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, ठीक है। इसको अभी समय दीजिए और समय के साथ ही इसको आकलन किया जाएगा। लेकिन इनका कहना था कि जैसे हमारा जो अभी नया बजट है, वो नया बजट जो है भविष्य में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको तेज़ी पहुंचाने के लिए पूरी चीज़ें हैं। इसमें विकास और राजस्व को संग्रह करने के लिए अनुमान लगाया गया है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि जीडीपी का जो आकलन है, इससे जो महंगाई पड़ेगी, युद्ध पे असर, इसका आकलन करना अभी जल्दीबाजी होगा, ठीक है। तो ये इनका कहना है। तो आपने बहुत सारे देखा होगा आर्टिकल कि ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकती है, लेकिन ये अभी बहुत जल्दीबाजी है। क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आप बता रहे हो महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई बढ़ने के लिए अभी थोड़ी सी आप सामंजस्य रखिए, तो आगे निकल के आएगा, यही इनके द्वारा बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, और कुछ आप लोग का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आज। ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, उनके नए अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई ने क्या किया है कि इनके ऊपर अभी रोक लगा दिया है, आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये न्यूज़ हमारे लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लिए है पेमेंट बैंक। अब हम आपको पेमेंट बैंक के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये पेमेंट बैंक की कॉन्सेप्ट कहाँ से आती है। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा मैं स्टोरी बताता हूँ। 2016 क्या होता है हमारे यहाँ पे, मतलब कि पैसे को बंद कर दिया जाता है। 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया जाता है, 8 नवंबर था आई थिंक, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया था। इसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, और हमारे यहाँ पे जियो आ चुकी थी, तो सभी के पास 4G आई था, मतलब इंटरनेट आ चुका था। और हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, मोदी जी है, इनका डिजिटली इकोनॉमी को लेके बहुत ज़्यादा ये मतलब तत्पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, डिजिटलीकरण हमारे यहाँ पे भारत में शुरू हो चुका था। आप डिजिटल इंडिया देख सकते हो, स्कीम चलाया गया था सरकार के द्वारा। तो डिजिटलीकरण शुरू हुआ था, तो उस रूप में हमने क्या किया कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। वित्तीय समावेशन, अब समावेश, ठीक है, वित्तीय समावेश को हमने बढ़ावा दिया। वित्तीय समावेश ये होता है कि जनता को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था से जोड़िए। ऐसे तो अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा जोड़िए। जनता के जो घर में पैसा रहेगा ना, उसको उनको बोलिए कि आप कहाँ पे जमा करो, बैंक से जमा करो, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल जो बैंक होता है, ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे, एक तो बहुत ज़्यादा आपके पास क्या होता है, सिस्टम होती है, ये फाइल लाओ, ये करवाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ अमाउंट यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों के कारण लोगों के पास आजकल समय नहीं रहता है, और लोग नॉर्मल सी अकाउंट खुलवाना चाहता है। तो डिजिटलीकरण को आगे करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिसका नाम है, ये इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, नचिकेत मोड्स कमेटी। नचिकेत मोड कमेटी, ये कमेटी को बनाया गया था। उद्देश्य ये था कि आप बताइए कि पेमेंट बैंक को लागू लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अंतिम ड्राफ्ट जारी करने के लिए। तो इन्होंने बोला था कि हाँ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिजिटलीकरण बहुत स्पीड में हो रहा था, और जब डिजिटलीकरण हो रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था में नोटबंदी हो गई थी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे जा रहे थे, ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे, राइट। तो ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे, तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद डिजिटलीकरण चालू होने के बाद इसमें पेमेंट बैंक जो आया, इसके कुछ फैसिलिटी होते हैं। पेमेंट बैंक की कुछ फैसिलिटी है। फैसिलिटी क्या क्या है, पहला, पेमेंट बैंक में आपको डेबिट कार्ड मिलेगा,
ठीक है। डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। आप 1 लाख तक रुपया जमा कर सकते हो, 1 लाख तक, ठीक है। लिमिट जो है वो 1 लाख तक जमा किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप क्या नहीं कर सकते हो, ये जो बैंक है पेमेंट बैंक, ये ऋण नहीं प्रदान करती है, ऋण नहीं प्रदान करती है, ठीक है। ऋण नहीं प्रदान करती है तो ये क्रेडिट कार्ड भी जारी करेगी नहीं करेगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक टाइप का लोन होता है ना, तो क्रेडिट कार्ड भी ये जारी नहीं करेगी। ये जो पैसा जारी करते हैं रुपये का डेबिट कार्ड जारी करते हैं, राइट। तो ये है हमारा जो पेमेंट बैंक है उसके बारे में। अब ये जो हमारे यहाँ पे भारत में पहला पेमेंट बैंक कौन सा खुला था, तो ये जो पहला पेमेंट बैंक था, ठीक है, ये जो एयरटेल का खुला था। एयरटेल जो है कंपनी, इन्होंने अपना पहली पेमेंट बैंक भारत में खोली थी, राइट। उसके बाद भारत सरकार का अपना पहला पेमेंट बैंक कौन है, भारत सरकार का, भारत सरकार का, भारत सरकार का जो पहला पेमेंट बैंक है उसको हम बोलते हैं IPPB, इंडियन मतलब भारतीय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है। तो आपने जान लिया भारत के में कौन सा खोला गया है, भारतीय पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है। ये पेमेंट बैंक है। तो हमने पेमेंट बैंक के बारे में आपको डिटेल से बताया, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। ये पेज देखिए वही चीज़ें है कि नई उम्मीद जताई जा रही है, मोदी जी वाला जो जीते हैं, इससे भी हमें मतलब नहीं है, ये चुनाव के लिए भी नहीं है। एक चीज़ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल को आप GS पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं पर्यावरण से। इसमें ये बताया जा रहा है, इस आर्टिकल में सिर्फ एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि हमारी जो पृथ्वी पे जो जलवायु परिवर्तन है, जैव विकास जो है ना, उसका जो लोप हो रहा है, मतलब विलुप्त हो रहा है प्राणी, उसका एक ही कारण है, वो है मानव। मानव ही सबसे ज़्यादा इसमें है। इसमें कुछ फैक्ट जताया जा रहा है, वो है कि सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा एक हाल ही में एक स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, ठीक है। इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि प्रकृति जलवायु परिवर्तन, प्रकृति संसाधनों का दोहन, आप प्रदूषण देख सकते हैं, जंगलों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है। इससे क्या होता है कि खमियाजा किसको उठाना पड़ता है, जैव प्रजातियों को इसकी खमियाजा भुगतनी पड़ती है। जैव जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैव जो परिस्थिति तंत्र है उसमें क्या होता है कि 75% इंसान गतिविधि होता है। यह आपने जितना भी देख रहे हैं ना, ये जो सारे कारण क्या है, इंसानी गतिविधियाँ, मानव की गतिविधि के कारण ही ये सारा चीज़ें हो रही है। 83% जो होता है वो इंसान इसके लिए दोषी होता है, राइट। एक चीज़ें कहा जाता है कि आपको इसमें इम्पोर्टेंट बताया जाता है क्या, परिवार, इसमें आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ना, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एक कमरा बना, एक रूम बना, आपने मकान बनाया, उस मकान में एक ईंटे का कीमत होता है। आप यदि अपने मकान में से एक लाइन के पूरे ईंटे को निकाल दो तो ये मकान पूरा गिर जाता है। तो यही इसमें बताया जाता है कि हर एक छोटे छोटे जीव जंतु, एक चींटी भी ना, उसका भी इम्पोर्टेंट कुछ है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, ठीक है। तो आप यदि करते हैं तो पूरा का पूरा धाराशाही हो जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर आप यदि कभी भी आंसर लिखेंगे या फिर आप कभी भी जलवायु परिवर्तन पे लिखेंगे तो महात्मा गांधी जी का एक कोट डाल सकते हैं, ये आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। महात्मा जी गांधी ने कहा था, पृथ्वी में देने के लिए इतनी क्षमता है, पृथ्वी को देने के लिए इतनी क्षमता है कि आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है पृथ्वी, लेकिन उन्होंने बताया लेकिन पृथ्वी मनुष्य की लालच को कभी पूरा नहीं कर सकता। वही चीज़ें, हम 4G, अब 5G जाएंगे, 5G के बाद 6G जाएंगे, 6G के बाद 7G जाएंगे। आपको एक चीज़ें मिल जाता है तो आप दूसरा मिल जाता है तो तीसरा, एक घर नहीं रहता है तो एक घर, आप दूसरा घर बनाओगे, फिर ये पेड़ को काटोगे, फिर तीसरा घर बनाओगे, दूसरा पेड़ को काटोगे। तो इंसान की जो लालच है ना, ये लालच कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, बल्कि उनकी जो ज़रूरत है वो हमारे यहाँ पे ज़रूर हो जाती है। आप यही देखोगे कि आप अपने जॉब करके, अपने कमा के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, लेकिन अपनी लालच को नहीं।
अब नॉर्मल फ़ोन है तो आप सोचोगे आईफोन खरीदें, आईफोन खरीदोगे, मान लेते हो कि 6 खरीद लेते हो तो आप सोचोगे आईफोन 13 हम कब खरीदें। लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप खरीदेंगे, लैपटॉप आपने खरीद लिया तो चलो मैकबुक खरीदेंगे। तो ये ज़रूरत आपका लगा रहता है, इस यही तो लालच जो है ना, जो हमारी पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। समझ गए? तो ये आर्टिकल था इंपॉर्टेंट, इसमें ये पहलू था और इसमें ये जो कोट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। अब जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के लिए नहीं है, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया। आप यदि हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वो यदि न्यूज़पेपर नहीं कवर पा रहे हैं तो आप हम अपने दोस्तों तक इस न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉरवर्ड करें, ठीक है, शेयर करें, जिससे कि उनको भी एक न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं फिर से बता दूं कि न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 1.5 घंटा आप दीजिए करंट अफेयर को, आप इनफ है। आपको बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर को साथ साथ लेके चलिए और इशू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, न्यूज़ पे मत ध्यान दीजिए। इशू क्या चल रहा है, ठीक है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।